दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट, जो कि हमारा 76 से स्टार्ट हो रहा है 100 तक। ठीक है, इसमें हमारा 25 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं 100 टेक्निकल टर्म्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जो कि आपकी साइट पे जाएंगे तो आपको बहुत ही यूजफुल होगा। और ये जो है पूरा फिगर के साथ है, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। हर एक कुछ का मैंने क्या रखा है, हर एक जो हमारा 76 है, 77 है, ऐसे करके सब जो है टोटल में हमने क्या किया है कि फिगर को रखा है, इंक्लूड किया है, जो कि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पिछले पार्ट नहीं देखिए होगा तो पिछले पार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है 1, 2, 3 है पार्ट, और उसमें पूरा ही 75 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें है। आपका जो साइड पे बहुत ही यूजफुल होता है 100 टेक्निकल टर्म, वो वाला उसमें है। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं कितना से 76 नंबर से। 76 नंबर में क्या हुआ है, लैप इन कंप्रेशन जोन। लैप जो हमारा होता है, जैसे कि हम एक को क्या करते हैं दूसरे ऊपर रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लैप बोलते हैं। ठीक है, तो लैप जो होता है कंप्रेशन जोन में, वो क्या होता है वो बताना चाह रहा है। स्टील शुड बी लेफ्ट फ्रॉम कंप्रेशन जोन विथ 50 डी, वो डी इज द डायमीटर ऑफ स्टील बार। जो अगर हम लोग जो लैपिंग जो करेंगे ना कंप्रेशन जोन में, तो उसको कितना करेंगे, 50 डी करेंगे, 50 डी। ठीक है, वेयर द डी द डायमीटर ऑफ द स्टील बार। अब तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये बीम के लिए मैंने इसको लैपिंग दिखाया गया है आपको बीम में, ये पिक्चर में, ये फोटो में, कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो है लोड देते हैं, तो ये क्या है हमारा कंप्रेशन जोन है, और ये क्या हो जाता है नीचे वाला अपना टेंशन जोन हो जाता है। तो इसीलिए तो हम लोग क्या है कि टेंशन जोन में हम स्टील बार देते हैं। तो ये देखिए जो हमारा कंप्रेशन जोन है, इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, लैप करना पड़ता है। और जैसे कि यहाँ हो गया सपोर्ट पे शियर फोर्स ज्यादा होता है, यहाँ पे ये बीम के लिए, यहाँ पे ये तीनों है लैपिंग जोन है। ठीक है, अगर आप कॉलम की बात करें तो कॉलम को ऐसे करके, अगर ये पूरा है आपका कॉलम है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको मिड में आपको क्या करना है, लैप करना है। वो भी कितना परसेंट, 50%। अगर 10 रॉड है, अगर 10 रेनफोर्समेंट आपका ऊपर गया है, तो इसमें से 5 को ही यहाँ पे लैप करना है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आना है कि हम लोग लैप कभी भी अल्टरनेट करते हैं। एक बार में कितना है कि 50% सिर्फ लैप करते हैं, 50% अल्टरनेट लैप करते हैं, और लैप को स्टैगर्ड करते हैं ऐसे करके, नहीं कि डायरेक्ट ऐसे करके कर दे। इसको स्टैगर्ड करेंगे, उसके बाद क्या होगा, इस पे लोड आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए लैपिंग इन कंप्रेशन जोन इसका 76 नंबर का। अब जो है 77 नंबर में क्या है हमारा, 77 नंबर में देखिए, लैपिंग और लैप स्लीस ऑफ बार नॉट अलाउ हैविंग डायमीटर मोर देन 36 mm। 36 mm से अगर ज्यादा हो जाए ना, तो लैपिंग प्रेफर नहीं किया जाता है। ये हमारा IS कोड 456/2000 में लिखा हुआ है। सो हम लोगों को ये रिकमेंड किया है कि अगर इतना हो जाए तो आप लोग क्या है कि लैपिंग मत करिए। उससे क्या होता है, उसमें IS कोड में लिखा गया है कि आप वेल्डिंग कर दीजिए, एक है और दूसरा को क्या कर दीजिए, वेल्डिंग कर दीजिए। नहीं तो लैप का क्या हो जाता है, आपका बहुत ज्यादा ही हो जाता है। ये 50 × D हो गया आपका। ठीक है, अगर लैप आप करेंगे तो क्या हो गया, 50 × D हो गया। मिनिमम इसका क्या होता है, कॉलम के केस में 24 D होता है, 24 D मतलब कम से कम 24 D तो आपको करना ही है। 24 D से आप कम नहीं कर सकते, उसे ज्यादा ही करो। 50 D 60 D तक जनरली क्या होता है, साइड में लिया जाता है अपना। ठीक है, तो ये था सेकेंड नंबर का। अब जो है हमारा 78 में क्या है, बेंट अप बार के लिए, ऑलवेज प्रोवाइड बेंट अप बार नियर इट सपोर्ट ऑफ स्लैब एंड बीम। नियर इट सपोर्ट ऑफ स्लैब एंड बीम के क्या है कि आपको बेंट अप बार देना है, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है हमारा बेंट अप बार है। यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे जो हम बार देते हैं ना, ये तो बेंट अप बार हो गया, यहाँ पे बेंट हुआ है अपना। तो ये बेंट अप बार जो है कहाँ पे हम लोग देते हैं, या डेवलपमेंट लेंथ आप ऐसे करके, ये बीम आया है, ये कॉलम है, तो यहाँ पे ऐसे जो देते हैं, तो ये क्या है कि ऑलवेज प्रोवाइड बेंट अप बार नियर इट सपोर्ट ऑफ स्लैब, सपोर्ट ऑफ स्लैब के पास देना है। ठीक है, अब क्या है 78 में, टू हैंडल द शियर फोर्स एंड टू कीप लॉन्गिट्यूडिनल बार इन पोजीशन, स्टीरअप्स इन बीम एंड टाई कॉलम आर प्रोवाइडेड। ये शियर फोर्स जो होता है ना, मेनली क्या होता है, शियर फोर्स को आपको हैंडल करने के लिए क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बार को पोजीशन में रखने के लिए स्टीरअप में, ये जो स्टीरअप बीम में लगता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये बीम है तो इसमें स्टीरअप हो गया, और यही जो स्टीरअप रहता है अगर वो कॉलम में लगे तो उसको टाई बोलते हैं, एंड कॉलम आर प्रोवाइडेड। वो क्या होता है, मेनली जो है ये स्टीरअप को दिया जाता है यही कि शियर फोर्स ये रेसिस्ट करे। ठीक है, और पोजीशन में रखे, अगर फेल ना हो इसके लिए। अब देखिए
18 नंबर में क्या है, लेंथ ऑफ हुक शुड नॉट बी लेस देन 9D। ये 9D इसमें लिखा हुआ है, पर कहीं कहीं आप पढ़ सकते हैं 10D भी रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो कि हमारा मिनिमम क्या हो जाता है, 75 mm, ठीक है। मिनिमम आपको 75 mm जो है, ये हुक लेंथ इसको बोलते हैं। यहां से लेके यहां तक कितना रहता है हमारा, 10D रहता है, ये याद रखिए। 10D या 9D आप याद रख सकते हैं, और 75 mm, ठीक है। इतना रहना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो और बढ़िया। ज्यादा हो तो और बढ़िया क्या मतलब, आपका कितना रेनफोर्समेंट आपका मोटा यूज हो रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा बड़ा रेनफोर्समेंट लग रहा है, तो उसे ऑब्वियसली उसे ज्यादा होगा 75 mm से। अगर छोटा है तो मिनिमम उसके लिए 3 इंच का 25 या 75, 1 इंच में क्या होता है 25 mm होता है, तो 75 mm और 3 इंच मिनिमम रखना होगा, ठीक है। और हुक एंगल ऑफ स्टीरअप, जो ये हुक एंगल रहता है ना, ये कितना में रहना चाहिए, 135 डिग्री में। मतलब यहां से अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, 135 डिग्री में ये रहना चाहिए, ठीक है। अगर उससे कम होगा तो क्या होगा, आपका भूकंप जो आएगा, अर्थक्वेक आएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा कि फेल हो जाएगा। ये आपका पहले क्या था कि स्टीरअप को 90 डिग्री में ही रखा जाता था, ठीक है। पहले स्टीरअप को 90 डिग्री में रखा जाता था, तो क्या होता था, अर्थक्वेक आता था तो क्या हो जाता था, ये फेल हो जाता था। इसी कारण से क्या है कि हमारा इसको जो है 90 डिग्री से करके 135 डिग्री में इसको ले गया, ठीक है। तो उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें बहुत ही ये अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इसीलिए क्या है कि हम लोगों का 135 डिग्री जो है ये बेस्ट माना जाता है। अर्थक्वेक या कोई भी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसे बचाने के लिए, अर्थक्वेक, शेकिंग, इधर उधर कुछ भी हो जाए अपना, तो 135 डिग्री वाला जो है वो ज़्यादा बॉन्ड बनाता है 90 डिग्री के कंपेयर में। अब 82 नंबर में क्या है, बेंड फॉर वर्टिकल बार ऑफ कॉलम। जो बेंड करते हैं वर्टिकल बार कॉलम में, वो कितना होना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्टिकल कॉलम बार आर नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल बार एंड द लॉन्गिट्यूडिनल बार शुड बी बेंड एट 90 डिग्री। 90 डिग्री में बेंड होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडिनल बार मतलब जो लेंथ वाइज जो बड़ा बार होता है ना लॉन्गिट्यूडिनल, उसको लॉन्गिट्यूडिनल बार बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडिनल बार शुड बी 90 डिग्री में होना चाहिए। लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 18 इंच, 18 इंच या 1.5 फीट, और उसका लेंथ जो है कम से कम आपका 18 इंच होना चाहिए या 1.5 फीट, ठीक है। वो ये बात बता रहा है लॉन्गिट्यूडिनल बार के केस में, ठीक है। अब क्या है हमारा, कैंटिलीवर बीम हैज वन फिक्स सपोर्ट एंड द अदर एंड फ्री। कैंटिलीवर बीम कोई आपको बोले क्या है, तो आप क्या बताइएगा कि एक इंच जो होता है उसका तो फिक्स होता है, और एक इंच क्या होता है, फ्री होता है। इसमें देख रहे हैं कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये ऐसे ही बैठा हुआ है नीचे। आप बोलेंगे कि कहीं गिर जाएगा तो मर भी जाएगा, पर ये गिरेगा नहीं, क्योंकि ये कैंटिलीवर बीम है। और इसका क्या रहता है, जैसे कि ये नॉर्मल बीम होता है, इसमें आपका पूछने वाला पूछ देगा कि इसमें कहाँ पे होता है कंप्रेशन और टेंशन, तो ऊपर कंप्रेशन होता है, नीचे टेंशन होता है। पर इस बीम में उल्टा हो जाता है, आपका ऊपर टेंशन होता है और नीचे कंप्रेशन होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा कि मतलब ये जो कैंटिलीवर बीम होता है उसमें टेंशन कहाँ है और कंप्रेशन कहाँ है, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। अब क्या है 84 में, सिंपली सपोर्टेड बीम हैज अ मिनिमम ऑफ 2 सपोर्ट विच इज फिक्स्ड। सिंपली सपोर्ट जो बीम रहता है विच हैज अ मिनिमम ऑफ 2 सपोर्ट, कम से कम 2 सपोर्ट रहता है। ये देखिए इसमें क्या है, एक हिंज सपोर्ट है, एक रोलर सपोर्ट है, तो ये मिनिमम 2 इंच से बन गया सिंपली सपोर्टेड बीम। जैसे कि कैंटिलीवर में अभी आपको दिखाया था, इससे अगले में ओवर हैंगिंग इसको बोलते हैं। फिक्स सपोर्ट, दोनों साइड फिक्स हो गया है कि नहीं। और कंटिन्यूअस बीम मतलब कंटिन्यू चल रहा है। कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्ट, ये सब बीम का टाइप हो गया, टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है दोस्तों। अब क्या है हमारा स्लैब। स्लैब क्या है, स्लैब जो होता है एक 1 वे होता है, एक 2 वे होता है। तो 1 वे किसको बोलते हैं, मतलब Ly/Lx का जो वैल्यू होता है अपना, अगर 2 से बड़ा हो गया, ठीक है। अब कुछ भी डिवाइड किया आप, ठीक है, लेंथ है, विड्थ है, ठीक है, लेंथ है, विड्थ है। अगर आपका क्या है Ly/Lx मतलब y डायरेक्शन से x डायरेक्शन को आप डिवाइड किए, ठीक है, अगर वो 2 से ज्यादा आ गया तो 1 वे स्लैब है। अगर वो 2 से कम आ गया तो वो क्या हो गया अपना 2 वे स्लैब हो गया। ये बहुत ही सिंपल है। अगली जो वीडियो सब होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो 1 वे 2 वे और इसका पहचानने का तरीका सब क्या है, वो सब भी आपको बताऊंगा, और कितने टाइप का होता है ये, ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज यूनिट वेट ऑफ डिफरेंट बार। डिफरेंट जो बार होता है अपना रेनफोर्समेंट होता है, उसका यूनिट वेट कितना है, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो बात यहाँ पे बोला गया है। तो ये बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप देख सकते हैं D² / 162 इसका फॉर्मूला है।
d²/162। अब कितना का लेंथ का आप निकालने चाह रहे हो उसमें मल्टीप्लाई करिए, फटाफट निकलता चलेगा। अगर 8 mm है तो d² का मतलब क्या हो गया, 8 × 8/162, ठीक है, तो उसको इतना होता है। तो ये आप लोगों को पूरा याद रहना चाहिए कि अगर आपको कोई पूछ दे कि 16 mm के लिए कितना है, उसका वेट कितना होगा 1 मीटर का, तो आपको बताना होगा 16 mm के लिए 1.6 kg/मीटर होगा, मतलब 1 मीटर में 1.6 kg होगा, ठीक है। 20 mm के 2.4 होगा, 22 का 2.987 होगा। तो ये आपको पता रहना चाहिए। ये जो होता है अपना यूनिट वेट निकालने के लिए जो बीबीएस बनाता है उसको तो पूरा याद ही रहता है ये, क्योंकि ये बिना तो काम ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, कितने टाइप का स्टील रेनफोर्समेंट होता है आपको पता है। Fe250, Fe415, Fe415D, Fe500, Fe500D। तो ये D जो है ये डक्टिलिटी और इलॉन्गेशन शो करता है, मतलब 10% एक्स्ट्रा इसमें क्या है, डक्टिलिटी दिया हुआ है, इसका D का मतलब यही होता है, ठीक है दोस्तों। और आपको पता होगा 250 वाला होता है वो क्या होता है, प्लेन वाला होता है। Fe415 डिफॉर्म वाला होता है। Fe415 और ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है। 500 का मतलब हो गया यील्ड स्ट्रेंथ जो कि न्यूटन पर mm² में दिया होता है। Fe का मतलब हो गया आयरन, जो कि आप देख सकते हैं Fe का मतलब आयरन, और D का मतलब डक्टिलिटी इलॉन्गेशन, 500 का मतलब यील्ड स्ट्रेंथ इन स्क्वायर में। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि कितने टाइप का स्टील होता है, ठीक है दोस्तों। और हम देखेंगे कवर ब्लॉक, इसका हम पहले भी बात किए हैं कि वाई कवर ब्लॉक आर रिक्वायर्ड। एक तो होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाने के लिए और कोरोजन से बचाने के लिए, प्रिवेंट एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर से बचाने के लिए। एक्सपोजर कैन रिजल्ट इन कोरोजन, अगर वो क्या होगा कि अगर एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में इजीली आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, कोरोजन लग जाएगा, और वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, उसमें आपका रस्ट लग के वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि हमारा कवर ब्लॉक को दिया जाता है, जो कि हमारा प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रहे आपका रेनफोर्समेंट और आउटर जो हमारा कंक्रीट होता है उसके बीच में, जो कि हमारा क्या आ गया, बीच में कंक्रीट होता है। इसीलिए क्या हो जाता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन कोई भी आ जाए, अपना विंड आ जाए, रेन आ जाए, तो उसे बचा रहता है अपना रेनफोर्समेंट, उसको बचाना जरूरी है, ठीक है। अब वैल्यू कितना कितना होता है ये कवर का तो आपको पता है। फुटिंग का 50 mm, बीम का 25, स्टीयर का 15 से 25 रहता है, स्टीयर का, स्लैब का, छज्जा का, ये तीनों का ऐसे ही रहता है। कॉलम का 40 होता है, पाइल कैप का 60 और पाइल का 60 mm, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपना कवर ब्लॉक सबका। अब देखिए वाई लिंक एंड स्टीरअप आर यूज, लिंक और स्टीरअप को क्यों यूज किया जाता है, टाई या लिंक इसको बोला जाता है, ठीक है, या लिंक या स्टीरअप बोलिए आप, ठीक है। स्टीरअप हो जाता है बीम में और टाई हो जाता है कॉलम में। अब आपको देखिए व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन, क्या प्रिकॉशन हम लोगों को लेना चाहिए। कीप मेंटेन रेनफोर्समेंट इन पोजीशन, रेनफोर्समेंट को पोजीशन में रखता है ये लिंक एंड स्टीरअप। हेल्प इन रेसिस्टिंग शियर फोर्स, शियर फोर्स को क्या करता है ये, होल्ड करता है, रखता है उसको रेसिस्ट करने में, ठीक है। वाई स्टील रेनफोर्समेंट इन यूज इन आरसीसी स्ट्रक्चर, क्योंकि कंक्रीट होता है, वीक होता है टेंशन में, इसीलिए क्या है कि हमारा स्टील को रखना उसमें जरूरी है। वाई स्टील रेनफोर्समेंट इन यूज इन आरसीसी स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेंशन में वीक होता है, कंप्रेशन में तो कंक्रीट अच्छा होता है, पर टेंशन में क्या होता है, इसका 10 टाइम लो होता है। इसीलिए बहुत ही मतलब जरूरी है कि स्टील रखना। अगर हम लोग स्टील नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कंक्रीट तो ब्रिटल हो जाता है, वो डायरेक्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। बट हमारा रेनफोर्समेंट रहता है वो क्या रहता है, डक्टाइल रहता है, इसीलिए क्या है कि वो वार्निंग देता है वो फेल होने से पहले, या आपको जो है सो स्ट्रेंथ टेंशन में ज्यादा वो प्रोवाइड करता है, इसलिए प्रोवाइड किया जाता है। इसका कैपेसिटी ऑफ थर्मल एक्सपांशन जो है ना स्टील का, वो लगभग बराबर होता है कंक्रीट जैसा, इसीलिए हम लोग स्टील को ही यूज करते हैं, एल्युमिनियम कपर सबको नहीं यूज करते, ठीक है। व्हाट इज अ लैप और डेवलपमेंट लेंथ, लैप और डेवलपमेंट लेंथ किसको बोलते हैं, वेयर एंड हाउ इट इज प्रोवाइडेड। लैप इज प्रोवाइडेड टू एक्सटेंड द रेनफोर्समेंट लेंथ, रेनफोर्समेंट को लेंथ बढ़ाना है तो उसमें क्या है कि हम लोगों को लैप को प्रोवाइड करना पड़ता है। एलडी इज द एडिशनल लेंथ टू ज्वाइन मेंबर एट जंक्शन, और एलडी जो है डेवलपमेंट लेंथ, वो जैसे कि ये कॉलम हो गया, ठीक है, और ये बीम हो गया, तो इसमें क्या है कि हमारा यहाँ हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। अब जो है सो हमारा क्या टाइप्स ऑफ स्लम्प आता है, तो हमारा 4 टाइप का स्लम्प होता है, ट्रू स्लम्प, जीरो स्लम्प, कोलैप्स स्लम्प, शियर स्लम्प। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ट्रू स्लम्प मतलब अच्छा स्लम्प, जो कि अच्छा आया है अपना,
मतलब स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा होगा आपका। वर्केबल, ये बहुत ज़्यादा इसका वर्केबिलिटी नहीं है। जिसका बहुत ज़्यादा वर्केबिलिटी है वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। और कोई कंडीशन होता है वो शियर वाला कंडीशन हो जाता है। अगर कुछ भी नहीं हुआ, मतलब पूरा ये स्लम का वैल्यू अगर जीरो हो गया, मतलब ऊपर से कुछ नीचे आया ही नहीं, जैसे कि हम लोग सिलेंडर लगाए और निकाले जैसा का तैसा रह गया, तो उसको हम लोग जीरो स्लम बोलेंगे, ट्रू स्लम, उसके बाद कोलैप्सेबल, शियर। ये 4 टाइप होता है स्लम का, जो कि आपको पता होना चाहिए। साइड पे हम लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि कॉलम के लिए वैल्यू कितना चाहिए, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 50 से ऊपर होना चाहिए, 50 से 100 के बीच में ये स्लम का वैल्यू। तो ये सब याद रखना पड़ता है कि किस स्ट्रक्चर के लिए कितना चाहिए, स्लैब, बीम, कॉलम, रूफ, है कि नहीं। अब बोलेगा क्या आपको, जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो है अपना सिविल गुरुजी का जो कोर्स लिया है मैंने, उसमें से भी इंक्लूड किया है बहुत कुछ उसमें से सीख के। तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोल्व द ड्राइंग एंड मेक द बीबीएस शीट। ठीक है, आपको जॉब मिलने के लिए आपको कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि कोई ड्राइंग दे देगा, आपको बोलेगा इसका बीबीएस बनाइए हमको, ठीक है, तब हम आपको रखेंगे। तो ऐसे करके बोल सकता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए आपको। अब मैं बीबीएस के साथ कुछ और आपको बताता हूँ। ये जैसे देख सकते हैं, इसका सिविल गुरुजी का ये कोर्स मैंने लिया हुआ है, उसी में से ये आपको डाला हुआ है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है? बार बेंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग, बेंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट इनटू रिक्वायर्ड शेप। मतलब जो हम लोगों को शेप चाहिए, अगर हम लोगों को आपका स्क्वायर शेप चाहिए तो स्क्वायर में क्या हम लोग करेंगे, कटिंग करवाएंगे, कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि बार बेंडिंग शेड्यूल का मतलब क्या होता है, कटिंग, बेंडिंग, रेनफोर्समेंट बार इन शेप, जो शेप में चाहिए वो शेप में, ठीक है। लोकेशन एंड मार्किंग ऑफ बार, टाइप ऑफ बार कौन सा है, साइज ऑफ बार कौन सा है, कटिंग लेंथ ऑफ बार कौन सा है, नंबर ऑफ बार कौन सा है, ठीक है। बेंडिंग डिटेल्स, टोटल क्वांटिटी, ये सब क्या आ जाता है अपना टोटल बार बेंडिंग में आ जाता है। ऑफ ईच बार इन अ रेनफोर्समेंट ड्राइंग ऑफ स्ट्रक्चर, दिस प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग उसको बोलते हैं, ये नीचे दिया गया है आपका, ठीक है। अब ये जो है बीबीएस, जिसको बार बेंडिंग शेड्यूल बोलते हैं, ये आना बहुत ही जरूरी है। और इसका फायदा क्या क्या है, क्या क्या एडवांटेज है, वो मैं आपको बता दूं एक बार। कटिंग लेंथ, बेंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट कैन बी डन। आपको कटिंग लेंथ पता हो जाएगा। कोई आपको इंटरव्यू में बोलेगा कि चलो मैं आपको कुछ डाया देता हूं और उसमें आपका जो सर्कुलर स्टीरअप लगेगा उसमें कितना वो बोल देगा 20 है डाया, 20 सीएम डाया है, तो आप बताओ कि उसमें कितना का स्टील लगेगा, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। और क्या है सेकंड नंबर में, बीबीएस अवॉइड वेस्टेज ऑफ स्टील। जो जिसको बीबीएस आता है वो क्या है, स्टील का वेस्टेज नहीं करता है। वो आपका करोड़ों का प्रोजेक्ट में लाखों लाख बचा लेता है, 2-4 लाख 5 लाख तक बचा लेता है ये बीबीएस, अगर उसको अच्छे से आता हो और बीबीएस मैनेज करना आता हो पूरा अच्छे से। क्योंकि जब करोड़ों का बिल्डिंग है तो उसमें रेनफोर्समेंट का एक मेजर रोल होता है और मेजर पोर्शन वो कवर करता है। तो इसलिए आपका करोड़ों का प्रोजेक्ट में आपका क्या करता है कि लाखों बचा लेता है बचाने वाला। तो इसीलिए सेव प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है। इट प्रोवाइड बेटर एस्टिमेशन ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर मेंबर। ये बेटर एस्टिमेशन प्रोवाइड करता है, ये बात बता रहा है। इट इनेबल इजी एंड फास्ट प्रिपरेशन ऑफ बिल। बिल को बनाने में बहुत ही जल्दी हो जाए, मतलब बिल बहुत ही जल्दी बन जाता है अगर ये आपको आता हो क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और सिंबल सब क्या क्या है, जैसे कि हम लोग साइड पे यूज करते हैं, अगर ऐसा वाला सिंबल हो तो प्लेन राउंड बार, ये जीरो में ऐसे करके कट गया है तो ठीक है। अगर आपका ये ऐसे स्क्वायर हो तो ये क्या हो गया, प्लेन स्क्वायर बार। अगर ये हैच हो तो ये डिफॉर्म बार। अगर आपका ये एदरेट हो तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होता है इसका मतलब, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं आर ए और आर बी, तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ए हो गया, ये ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, ए में 1800 mm है। जैसे कि बी हो गया, इसका भी 1800 mm है। D1 हो गया, तो D1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। मतलब ये D1 का जो हाइट है अपना इतना दिया हुआ है, वो कितना है आपका, D1 का हाइट है 250। D2 का फिर ये वाला का हाइट कितना है, 150। जैसे कि P हो गया अपना, तो ये जो P दिखाया गया है यहाँ पे पेडेस्टल वाला, इसका है 300। अब RA हो गया अब RA है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, RA जो दिया हुआ है, मैं इसको इधर कर दूं, RA वाला, तो ये RA वाला मतलब ऐसा वाला है कितना है, 12 और ये ऐसे करके 5 वाला एदरेट 150 cc, मतलब 12 mm का रॉड लगा है, जो कि क्या है, ये अपना
ये वाला सिंबल मैंने अभी आपको दिखाया था कि कौन सा है प्लेन वाला, प्लेन राउंड बार वाला, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि प्लेन वाला बार अपना कौन सा हो गया, ये वाला RA वाला। और RB वाला में भी क्या है, 12 mm का प्लेन बार लगा है, जिसका कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना है, एक से दूसरे का बीच में 150 mm है, ठीक है। तो ये आपको ड्राइंग पढ़ना आ गया, ठीक है दोस्तों। ये आपको ड्राइंग पढ़ना आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका जो साइड पे कभी भी आप जाएंगे तो क्या है कि ड्राइंग पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है। ड्राइंग अगर पढ़ने नहीं आया तो आप बहुत ही दिक्कत कर देंगे, तो इसीलिए ड्राइंग के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। रीडिंग प्रैक्टिस ड्राइंग का जैसे कि आपका 2 में दिखाया गया है 5 और -12 हैच, मतलब 5 बार रहेगा टोटल, जो कि कितने mm का है, 12 mm का, जो कि हैच का मतलब क्या होगा, डिफॉर्म बार है। 5 के मतलब क्या हो गया, 3+2, 3+2 का मतलब क्या है कि 3 ऊपर है 2 उसके नीचे है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल था, जैसे कि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। 8 हैच है, 8 का मतलब हो गया 8 mm का बार है, हैच का मतलब डिफॉर्म बार है, 2LG का मतलब 2 लेग स्टीरअप है, ST का मतलब स्टीरअप हो गया, ठीक है, जो कि 130 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे है, ठीक है। तो ये 5 -12 का मतलब बुझ गए, 5 रॉड है जो कि 12 mm का है, 3+2 का मतलब 3 ऊपर है और 2 नीचे है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल था, जो कि आप समझ गए ड्राइंग रीडिंग कैसे करते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। 5 12 3+2 का ये आप अच्छे से देख सकते हैं, 300/250 का बीम है। 3 -12 का मतलब क्या हो गया, 3 बार है, जो कि कितना है, 12 mm का है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 बार है, 12 mm का है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप पढ़ना सीख गए। ऐसे ही ये वाला ड्राइंग भी है, इसको पढ़ाया गया है। 8 हैच का मतलब शो द डायमीटर ऑफ बार, 2LG का मतलब 2 लेग्ड स्टीरअप है, ये 2 लेग्ड स्टीरअप है। 130 का मतलब शो स्पेसिंग ऑफ बार, इतने का ये मतलब डिटेल करके दिया है इसने, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग पावर को, और आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और कमेंट में कहिएगा आपको कैसा लगा वीडियो, और भी ऐसे वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। सो आप लोग क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए आपको अच्छा लगे तो, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।